वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद AR प्लस। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक चैप्टर नंबर 14। उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ज्यादातर तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक हम लिख लेंगे स्फेरिकल मिरर। अगर आपने मिरर के ऊपर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा ऊपर, तो आप सबसे पहले उसको ट्राई करेंगे, उसको चेक करें। मिरर पे वहां उस वीडियो में हमने मिरर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको डिस्कस वहां पे किया था। कुछ चीजें मैं यहाँ पे रिपीट भी करूंगा। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मिरर हमारे पास एक पीस ऑफ ग्लास या प्लास्टिक हो सकता है जिसकी एक साइड हाईली रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरी साइड ओपेक हो। रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए हम उसे हाईली पॉलिश करेंगे और जो दूसरी साइड होगी जो हम ओपेक कंसीडर करेंगे उसको कोटेड किया जाता है विद थिन लेयर ऑफ सिल्वर, और उसके पीछे रेड लीड ऑक्साइड जो है उसको पेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो मिरर होगा हमारे पास, मिरर डिफाइन होगा पार्ट ऑफ ग्लास का हो सकता है या प्लास्टिक, जिसकी एक साइड whose one side is reflecting, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी इसकी, एंड अदर साइड इज ओपेक। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर की बात करूं बेटा, तो इसकी जो फ्रंट वाली साइड होगी, ये वाली साइड, इसको हम हाईली पॉलिश करते हैं। हाईली पॉलिश्ड, पॉलिश करने की वजह से क्या होगा, ये वाला सरफेस बन जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हमें उस सरफेस को हाईली पॉलिश करना पड़ेगा। पीछे वाली जो इसका साइड होगा, राइट साइड वाला जो हिस्सा होगा, उसको हम यहाँ पे पेंट कर देंगे ब्लैक पेंट, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा कहलवाएगा ओपेक। अब ओपेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कोटिंग करते हैं, कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ सिल्वर, जिसके ऊपर फॉलोड बाय रेड लीड ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिरर बना सकते हैं। मिरर का क्या काम होता है, मिरर का बेसिकली काम होता है इमेज बनाना। ठीक है, इमेज बनाना, और इमेज बनाने के लिए हमें पता है रिफ्लेक्शन लाजमी है। ठीक है, तो इस साइड को हम पॉलिश करेंगे ताकि इसके ऊपर हम इमेज को बना सके। आज की क्लास में बेसिकली स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिफाइन करता जाऊं। स्फेरिकल मिरर जो यहाँ पे होगा बेटा, ये हम कंसीडर करेंगे एक होलो स्फेयर। होलो स्फेयर ये कोई ग्लास भी हो सकता है या प्लास्टिक भी हो सकता है, जिसकी एक साइड हाईली रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी साइड डेफिनेटली ओपेक होगी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ होलो स्फेयर को कंसीडर करूं बेटा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक होलो स्फेयर। तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एक होलो स्फेयर। होलो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसका बीच वाला जो हिस्सा होगा ये खाली होगा, और साइड वाले हिस्से होंगे, बाहर वाला ये भरा हुआ होगा। जैसे आप फुटबॉल को देखते हैं ना, अंदर वाला हिस्सा जो है वो खाली होता है और बाहर वाला हिस्सा भरा हुआ होता है। तो इसे हम यहाँ पे होलो स्फीयर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखें दो साइड्स होंगी, इसके दो जो है ना वो सरफेस होंगे, बाहर वाला और अंदर वाला। तो इसकी वन साइड जो है, वन साइड ऑफ टू सरफेस, दोनों सरफेस की एक साइड को बनाया जाता है यहाँ पे इज रिफ्लेक्टिंग, यानी कि इस सरफेस के जो दो साइड होंगी उसमें से एक साइड को हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये भी तो मिरर है ना बेटा, और मिरर का काम होता है इमेज बनाना। इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्शन लाजमी होती है। तो इसका मतलब इस सरफेस को हम यहाँ पे हाईली पॉलिश कंसीडर करेंगे। अब क्या होता है, इस होलो स्फीयर में से ही हम डिफरेंट शेप और साइज के जो है मिरर वो बनाते हैं। अब क्या होगा, यहां से अगर मैं
इसको इस तरीके से काटूं, एक हिस्सा यहां से लूं और दूसरा हिस्सा यहां से लूं, तो ये दोनों जो हिस्से हैं एक कॉन्केव बन जाएगा, दूसरा कॉन्वेक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा आज की क्लास में वही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। मैं इसको मिटा दूं बेटा, आप नोट कर लें इसे जल्दी, 1 2 3 ओके। तो यहां तक हमें पता चल गया कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों पार्ट हैं स्फेरिकल, होलो स्फेरिकल मिरर के। अब पहले हम समझेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग होगी। यहां से मैं कंसीडर करूंगा एक साइड ये वाली और दूसरी साइड मेरा बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये कंप्लीट, अगर मैं इसको यहां से कंप्लीट करूं तो ये एक स्फेयर ही बन जाएगा, होलो स्फेयर। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों पार्ट हैं किस चीज के, होलो स्फेयर, होलो स्फेरिकल मिरर के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे इसकी दो साइड्स होगी, इनर साइड और आउटर साइड। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी इनर साइड की बात करूं, इनर कर्व्ड सरफेस, इसको कहेंगे हम इनर कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ये कर्व की तरफ दिखाई दे रहा है ना। इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अब रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसे हम करेंगे पॉलिश। तो इनर कर्व्ड सरफेस जो है इस होलो स्फेरिकल मिरर का, जो ये हमने पार्ट लिया है, इसकी इनर साइड को हम रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और जो इसकी आउटर साइड है इसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज अ ओपेक, ब्लैक पेंट कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था स्फेरिकल मिरर का, ये बेटा कहलवाएगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। इसका शेप देखें तो केव की तरह है ना, वो बिहेव कर रहा है कुछ इस तरीके से। जैसे आपके पास चम्मच हो तो चम्मच का जो फ्रंट वाला साइड होगा, सामने वाला जो हिस्सा होगा वो इस केव की तरह बना हुआ होगा, और जो उसकी बैक साइड होगी, पिछले वाला हिस्सा, वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जोबरा हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें डिफरेंट बनाना है इसकी तरह। यहाँ पे हमने इसको पॉलिश किया था इसकी अंदर वाली साइड, इनर साइड को। यहाँ पे हम इसकी जो आउटर साइड होगी, आउटर कर्व्ड सरफेस, अगर हम इस पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर के आउटर कर्व्ड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दे, रिफ्लेक्टिंग, क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग करने के लिए फिर से आपको पॉलिश करना पड़ेगा इसको, और इसकी जो इनर साइड होगी बेटा उसको हम बना दें यहाँ पे ओपेक। तो ये दूसरा मिरर का टाइप बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से हमें सिंपल डेफिनेशन मिल गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पार्ट हैं होलो स्फेरिकल मिरर के, जिसमें से एक जो साइड थी उसकी अगर हम इनर कर्व्ड सरफेस को हाईली पॉलिश करें, रिफ्लेक्टिंग बनाएं, तो वो मिरर कहलवाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर उसी होलो स्फेरिकल मिरर का जो दूसरा पार्ट था उसकी अगर हम आउटर साइड को, आउटर कर्व्ड सरफेस को अगर हम रिफ्लेक्टिंग बनाएं और इनर सरफेस को हम ओपेक बनाएं, तो वो पार्ट कहलवाएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसके बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका एक सेंटर बनेगा होलो स्फेयर का, क्योंकि ये कंप्लीट होलो स्फेयर है, ठीक है, होलो स्फेयर मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका सेंटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी के साथ। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लिखते जाएंगे बेटा। ये जो सी है ये कहलवाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसे कहेंगे, वो सेंटर जो इस होलो स्फेरिकल मिरर का था वो कहलवाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ होलो स्फेयर, उस चीज को हम नाम देंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, जिसमें से हमने लिए थे फ्रॉम which we get concave
एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके जी, अब इस सेंटर से लेके दोनों कर्व सरफेस की किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ये कहलवाएगा रेडियस, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं द रेडियस ऑफ दिस होलो स्फीयर इज नोन एज द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। तो ये जहां पे आर हमने लिखी है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। तो ये रेडियस था होलो स्फीयर जो हमने होलो स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया था, ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने दोनों कर्व सरफेस लिए हैं इसका भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। मिसाल के तौर पे हम इस कर्व सरफेस की बात करें तो इसका ये वाली पॉइंट इसकी कहलवाएगी सेंटर, ठीक है। इसको हम नाम देंगे P, और यहाँ पे बेटा जो P है वो रिप्रेजेंट करेगा पोल को। इस सरफेस के अंदर भी सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस कर्व सरफेस, जिसको हम P का नाम देंगे। तो P भी यहाँ पे कहलवाएगा पोल विच इज अगेन सेंटर। लेकिन ये जो सेंटर था ये सेंटर था उस होलो स्फीयर का जिसमें से आपने ये दोनों कर्व सरफेस लिए थे। ये सेंटर कहलवाएगा उस कर्व सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स जिसको कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोल जो है हमारे पास ये कहलवाएगा ज्योमेट्रिकल सेंटर किस चीज का, ऑफ कर्व्ड सरफेस, या दूसरे अल्फाज में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही कहलवाएगा पोल। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों में से क्रॉस करे, दोनों को ज्वाइन करे, कंबाइन करे, तो वो लाइन यहाँ पे कहलवाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। साल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं बेटा तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी वो, और आप यहाँ पे देख रहे हैं वो लाइन P और C दोनों को आपस में कंबाइन कर रही है, मिला रही है, या दोनों को ज्वाइन कर रही है ये लाइन। तो ये वाली जो लाइन होगी ये कहलवाएगी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको भी डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वो लाइन थी, लाइन जिसने क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसको, एंड पोल, ठीक है। तो वो लाइन जो ज्वाइन करे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, उस लाइन को हम नाम देंगे बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो हमने कर्व सरफेस लिया था इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं और ये वाला सरफेस इसको, ये कंप्लीट मैंने पार्ट दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमने मिरर यहाँ पे कंसीडर किया जिसको नाम दिया था कॉनकेव मिरर, मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूं, तो ये कर्व सरफेस था, इनर साइड हमने इसकी रिफ्लेक्टिंग बना दी और आउटर जो साइड थी इसको हमने ओपेक कंसीडर किया। तो इस मिरर का ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहलवाएगा इसका अपर्चर्स, या आप इसको ओपनिंग भी कह सकते हैं, ओपनिंग। तो अपर्चर्स या ओपनिंग कहलवाएगी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का फ्रंट वाला पार्ट। हम कहेंगे कॉनकेव मिरर का जो फ्रंट वाला पार्ट होगा, फ्रंट पार्ट ऑफ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका तो फ्रंट वाला पार्ट ये हो जाएगा। अगर मैं इस मिरर की बात करूं कॉन्वेक्स की, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि आपने इसको रिफ्लेक्टिंग बनाया और ये नीचे अंदर वाला जो हिस्सा था वो ओपेक था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली चीज सामने बाहर जो निकली हुई है इस तरीके से, जैसे मैंने चम्मच का मिसाल दिया था उसकी बैक साइड, ठीक है, निकली हुई आगे की तरफ, तो ये यहाँ पे कहलवाएगी अपर्चर। ये स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई होगी, ठीक है।
ओके, सो अपर्चर या ओपनिंग, तो ये भी इसका फ्रंट पार्ट होगा, फ्रंट पार्ट कौन से मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहां तक हमने बेटा स्फेरिकल मिरर, उसके दो जो टाइप्स थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, किस तरीके से बनाए जाते हैं उनको पढ़ा। इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा और इस मिरर का आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा। ये जिसमें से लिए गए थे वो था हमारे पास होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो कहलवाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर से लेके दोनों कर्ड सरफेस की किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलवाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो दोनों हमने कर्ड सरफेस लिए थे, इन कर्ड सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो कहलवाएगा पोल। एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे आपस में, वो लाइन कहलवाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों कर्ड सरफेस के जो फ्रंट होंगे, जो उसका सामने वाला हिस्सा होगा, वो कहलवाएगा ओपनिंग या अपर्चर्स। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बेटा। चलिए इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम इसकी दूसरी जो पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लें, 1 2 3। ओके, मैं मिटा लूं इसको। अब हम यहाँ पे इसके दूसरी जो पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, इनके ऊपर हम बात करेंगे। यहां तक हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी स्फेरिकल मिरर के अंदर वो तकरीबन हमने सीख ली। चले जी, हम बेटा बात करेंगे जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उनके ऊपर बात करेंगे। और उसी के बीच में हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को हम वहां पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता था, लेकिन उसके लिए लॉज पढ़ना जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे थ्रू कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉनकेव की बात करूंगा, कॉनकेव मिरर। तो पहले केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा। ये लॉज इंपॉर्टेंट है इमेज को बनाने के लिए। अगला टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन ही होगा थ्रू कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमने बेटा पढ़ा ये अगर हम कॉनकेव कंसीडर करें इसको, ठीक है, तो इसकी इनर साइड हाईली रिफ्लेक्टिंग होगी, ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट कहलवाएगी इसकी पोल। यहां से हम एक लाइन खींचेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पोल्स को कंबाइन करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये लाइन, ये कहलवाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। So if incident rays of a light are parallel to the principal axis, then after reflection के बाद क्या होगा। साल के तौर पे मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे जस्ट दो रेज को कंसीडर कर रहा हूँ, आप कितनी भी रेज यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप पहली रेज को देखें तो ये यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है इस पॉइंट पे, तो ये कहलवाएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, तो अगर हमारे पास सरफेस कुछ इस तरीके का होता और यहाँ पे रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आती, तो ये पॉइंट कहलवाएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ अ रिफ्लेक्शन, ये वाली एंगल हमेशा बराबर होगी किसी भी सरफेस के। सॉरी, ओके, तो यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सरफेस किस तरीके के भी हो, कर्ड हो या प्लेन हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए सेम ही होंगे। तो अगर आप देखें यहाँ से पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। याद रखें जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा क्रॉस करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसके सेंटर से। तो यहाँ पे एक मैं लाइन खींचूंगा जो सी से होती हुई इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि ये जो हम नॉर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बेटा, ये एक ऐसी लाइन होगी जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस सी से क्रॉस होके कुछ इस तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएंगे। अच्छा, थोड़ी पीछे ले आएगी ये रे, नहीं, थोड़ा अच्छा तरीके से बनाएंगे। लेट्स ट्राई। जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं यहाँ पे कंसीडर कराऊंगी। ठीक है,
तो ये बन गया इसका नॉर्मल। इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये हो गया इसका नॉर्मल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, ये कहलवाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि जितनी एंगल ये बना रहा है उतनी एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। तो ये रे कुछ यहाँ से होके इस तरीके से क्रॉस होंगी, यहाँ पे भी उतनी एंगल बनेगी जिसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट रे की रिफ्लेक्शन हो गई। अब आएंगे सेकंड रे के बारे में। यहाँ से फिर से हम, ये होगी इसकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल के लिए रे ऑफ लाइट जो लाइन होगी वो सेंटर से क्रॉस होगी। सो सेंटर से लाइन हम खींचेंगे जो इस पॉइंट को कंबाइन करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन थी, जो एंगल बन रही है यहाँ पे, ये होगी एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर होनी चाहिए। तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ से क्रॉस होगी। ये वाली जो पॉइंट कहलवाएगी, ये पॉइंट कहलवाएगी फोकस, ठीक है। तो इसी को नाम देंगे हम यहाँ पे फोकस। और ये जो पॉइंट थी ये लाई हो रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसी का नाम हम देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। एफ जो था वो यहाँ पे कहलवाएगा प्रिंसिपल फोकस। सो हाउ वी कैन डिफाइन अ प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जिसपे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर, उस पॉइंट पे रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो कंबाइन होंगी उस कॉमन पॉइंट पे, उसी को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूं बेटा, अ पॉइंट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। क्या होगा यहाँ पे? व्हेन पैरेलल rays of light with respect to principal axis after reflection कंबाइन लिख सकते हैं या आप इसको क्रॉस लग कर सकते हैं, ठीक है। वहां से कंबाइन हो या क्रॉस हो। अच्छा, बेसिकली अगर आप देखें तो ये दोनों जो रेज ऑफ लाइट है यहाँ पे फोकस हो रही थी, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इस रेज ऑफ लाइट को, इसको हम कह सकते हैं कन्वर्ज, ठीक है, आपस में कन्वर्ज हो रही है। तो इसीलिए इस मिरर को, जिसका नाम था कॉनकेव मिरर, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। तो ये था फर्स्ट लॉ जिसके अकॉर्डिंग हमने सीखा इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस कॉनकेव मिरर के ऊपर जब टकराएंगी तो टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे क्रॉस करेंगी जिसको हम नाम देंगे फोकस का। सेकंड कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हो लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। अब हम समझ गए ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया इसका पोल, और ये लाइन कहलवाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आए जो आपस में तो पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो क्या होगा? यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज आपस में मिलेंगी किसी ना किसी एक कॉमन पॉइंट पे। तो मिसाल के तौर पे ये रेज यहाँ पे मिली इस पॉइंट के ऊपर, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे थी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये था इसका प्रिंसिपल फोकस, लेकिन ये भी तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ये इस पॉइंट को भी हम कह सकते हैं यहाँ पे रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। लेकिन ये जो कन्वर्जिंग वाली पॉइंट थी ये नहीं है फोकस वाली, लेकिन इस प्लेन के अंदर, यहाँ पे अगर एक मैं प्लेन ड्रॉ करूं इस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये पॉइंट्स मिली थी, तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन कंसीडर करूं जो परपेंडिकुलर हो इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये कहलवाएगा फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन वो परपेंडिकुलर प्लेन होगा जहां पे इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होंगी। वो जो प्लेन होगा बेटा, इमेजिनरी प्लेन होगा, वो कहलवाएगा
फोकल प्लेन। इसका मतलब ये होगा कि रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो फोकस में से क्रॉस करेंगी। अगर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, आपस में पैरेलल हो, तो वो कहां पे क्रॉस करेंगी? फोकल प्लेन के ऊपर क्रॉस करेंगी। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। इफ इंसिडेंट रेज ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बार बार मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि हम पढ़े यहाँ पे कॉनकेव। ठीक है, तो ये बन गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बन जाएगा इसका फोकस। तो यहां से अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आए जो फोकस में से क्रॉस हो, तो इनकी रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगी? ओके, तो ये बन गई इसकी इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगी इसकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर रेज ऑफ लाइट फोकस में से क्रॉस हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 4, इफ रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया एफ और ये हो जाएगा यहाँ पे सी, फोकस, और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्रॉस हो रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन भी वहीं पे ही होगी, यानी कि बाउंसिंग वेव होगा। यहाँ पे जिस एंगल के साथ गई थी उसी एंगल के साथ ये वापस आ गई। अब ये क्यों हुआ बेटा? यहाँ पे अगर आप देखें प्लेन मिरर के ऊपर, तो अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये हो गई इसकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और यहीं से नॉर्मल बी क्रॉस होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगी 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितनी होगी? 0। तो इस वजह से इस रे को उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्फेरिकल मिरर होंगे, स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो नॉर्मल वाली लाइन होगी वो उसके सेंटर में से क्रॉस करेगी, और यहाँ पे तो लाइन जो थी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वो सेंटर में से ही क्रॉस हो रही है। तो इसी वजह से जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में वहीं उसी पॉइंट में से वो क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। अब आएंगे रूल नंबर 5 के ऊपर। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करें, ये वाली पॉइंट थी पोल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इफ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के पोल के ऊपर अगर स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा? अब आप यहां से देखिए, इसका जो नॉर्मल होगा वो इसी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही होगा, क्योंकि सी से क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे एंगल बनेगी एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितनी एंगल ये इस लाइन के मुताबिक बनाएगा उतनी एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहां से रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो यहां तक हमने बेटा जो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे कॉनकेव मिरर के बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमने सीखे। पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल passing from a common point of a principal axis which is known as the focus, principal focus. दूसरे रूल में हमने पढ़ा if parallel rays of a light which are not parallel with respect to the principal axis, वो क्या होगी? वो after reflection it will combine at a common point, a common point जो lie करेगी which is lie on a perpendicular plane with respect to the principal axis, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पे focal plane का। तीसरे लॉ में हमने पढ़ा कि if incident ray of light passing from the focus of the कॉनकेव मिरर, तो क्या होगा यहाँ पे? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल हो जाएगी। लॉ नंबर 5 जो था उसमें हमने पढ़ा कि इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट द पोल ऑफ अ मिरर, कॉनकेव मिरर की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जितनी एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे किसके साथ? इस नॉर्मल, और वो नॉर्मल यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलवाएगा, ये वाली लाइन, तो उस पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहां तक हमने जितने भी लॉस है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे फोकल लेंथ को मैं डिफाइन करता जाऊं। फोकल लेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच में। यहां से अगर आप देखें, ये मैं अगर पोल कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, चलो इसको मिटा लेता हूं इमेज को,
सॉरी, थोड़ा गला मेरा खराब है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव की बात करूं बेटा, तो ये था फोकस और ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये था यहाँ पे पोल। तो पोल से लेके इस एफ तक का डिस्टेंस पी और एफ, इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटी एफ के साथ। तो ये छोटी एफ क्या थी, यहाँ पे बड़ी एफ जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी प्रिंसिपल फोकस को। इस एफ को हम नाम देंगे बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, क्योंकि ये लेंथ ही है कहां से, पोल से लेके एफ के बीच में। हम कहेंगे ये एक लेंथ यानी कि डिस्टेंस होगा फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, ज्यादातर अगर रे ऑफ लाइट पैराक्सल हो, आपस में बिल्कुल करीब हो और उसके बीच में एंगल तकरीबन 0 डिग्री बन रहा हो, तो उस केस में अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो कहलवा रहा था रेडियस, और यहाँ पे जो फोकस था ये पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस ये कहलवा रहा था यहाँ पे फोकल लेंथ। तो अगर हम डबल फोकल लेंथ कंसीडर करें तो वो बन जाएगी आर, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 2f इज इक्वल टू दी आर। ये हमेशा नहीं होगा, ये इस कंडीशन में होगा जब आप मिरर की जो साइज है वो छोटी ले और रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वो पैराएक्सल हो, आपस में बिल्कुल करीब हो, नजदीक हो। तो यहां से आप f का फार्मूला लिख सकते हैं, f बराबर हो जाएगा r/2। तो जनरल केसेस में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादातर उसमें हम f कंसिडर करेंगे r/2, यानी कि जो फोकल लेंथ थी वो हाफ है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो यहां तक हमने बेटा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन के ऊपर बात की, और हमने अभी लास भी डिस्कस किया। अब हम लास पढ़ेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। चले इसको लिख लें आप अच्छी तरीके से, मैं इसको मिटा लूं 1 2 3। ओके जी, तो यहां पे हमने बेटा ला पढ़े जिसकी वजह से, जिसकी जरिए हम इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इमेज जब हम रे डायग्राम के जरिए बनाएंगे उसमें यही लाज हम इस्तेमाल करेंगे। एक चीज और यहाँ पे आपने देखा कि जब मैं लाज पढ़ा रहा था आपको तो कम से कम मैं 2 रेज को कंसीडर कर रहा था। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट की एक ही पॉइंट से आप कंसीडर करेंगे ताकि इमेज बन सके। 2 से कम होगी, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। एक रेज के जरिए आप इमेज नहीं बना सकते। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, इसकी रिफ्लेक्शन को हम समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, अब कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास उसका जो बाहर वाला हिस्सा था वो हाईली पॉलिश था आउटर साइड, और जो इनर साइड थी वो हमारे पास एक ओपेक कंसीडर करा था यहाँ पे। ठीक है, इसको अच्छा बनाएंगे थोड़ा। ओके, तो पहला लॉ वही कंसीडर करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे ये इसका बन जाएगा पोल, और इसका जो फोकस होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, वो इन फ्रंट ऑफ मिरर था, ये बिहाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा फोकस, क्योंकि फोकस अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं आपको। चलो मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल इसके पोल और सेंटर से क्रॉस हो, तो ये लाइन कहलवाएगी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। सो रूल फर्स्ट जो रूल है वो सेम ही होगा, इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की अगर वो पैरेलल हो तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। हमें पता है ये हो गई यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा बेटा जो बिल्कुल इसके सेंटर से क्रॉस हो। ठीक है, ओके जी, तो ये वाली लाइन यहाँ पे कहलवाएगी नॉर्मल। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बन रही है एंगल। ठीक है, तो ये कहलवाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएंगे। ये बन रही है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल बनाएगी जो इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाई। तो यहाँ पे रे कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी।
ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे बन रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस दूसरी रे को कंसीडर करें तो ये जो दूसरी रे है वो भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये हो गई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहां से अगर हम नॉर्मल को ड्रा करें बेटा तो नॉर्मल इसका बन जाएगा ये वाला। फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं बना, लेट्स ट्राई अगेन। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके सही है। तो ये वाली जो लाइन है बेटा ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बन रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि जितनी एंगल ये नॉर्मल के साथ बना रहा है उतनी एंगल ये भी नॉर्मल के साथ बनाए। तो ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर आप देखें तो ये जो रे है वो कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज। अब डाइवर्जिंग रेज कहां पे मिलेंगी? अगर हम इसे बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से तो ये किसी कॉमन पॉइंट पे कंबाइन हो सकती है और ये पॉइंट कहलवाएगा फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकस होगा वो रियल नहीं होगा, वो होगा वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। और दूसरी पॉइंट ये जो फोकस होगा वो होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कॉनकेव के अंदर जो फोकस था वो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर था। इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकस है वो है बिहाइंड द मिरर। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर का नाम भी देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये जो रेज ऑफ लाइट है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, उनको डाइवर्ज कर देता है और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने में वो एक कॉमन पॉइंट में से क्रॉस होंगी जो उसका प्रिंसिपल फोकस कहलवाएगा। एक चीज और आप यहाँ पे नोट करें, ये रेज ऑफ लाइट आपस में से दूर जा रही है तो इस वजह से इसका जो व्यू ऑफ फील्ड होगा, फील्ड व्यू होगा, जो फील्ड व्यू वो कॉनकेव से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इसका फील्ड व्यू जो है वो वाइड फील्ड व्यू है। इसी वजह से आगे चल के हम पढ़ेंगे ये वाला जो मिरर है जिसका नाम हम कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमेशा छोटी इमेज बनाएगा ताकि छोटे से सरफेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड व्यू है वो सबसे ज्यादा है। और यही चीज जो थी वो कॉन्केव के अंदर एक स्पेशल कंडीशन होगी, वहां पे ही होगी जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। अदरवाइज दूसरे केसेस में उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने फर्स्ट रूल पढ़ा कि इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी डाइवर्ज। व्हेन वी प्रोड्यूस बैकवर्ड तो इट विल पासिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट व्हिच इज नोन एज द फोकस, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे वर्चुअल फोकस। ओके, रूल नंबर सेकंड हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फ्रॉम दी फोकस। अब यहाँ पे फोकस तो रियल नहीं है, वर्चुअल फोकस है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ये मैंने कंसीडर किया कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो जाएगा इसका फोकस। ठीक है, अब अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस इमेजिनरी फोकस वर्चुअल फोकस में से क्रॉस करे, यानी कि ऐसा लगे कि ये इस फोकस के अंदर क्रॉस करने जा रही है, अगर मैं बैकवर्ड में प्रोड्यूस करूं तो क्या होगा? फिर से हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे बेटा। तो सबसे पहले देखें ये सी और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सी अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो रे बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, क्या हो रहा है रहमान आपके साथ, ट्राई करें। ओके जी, तो ये बन गई नॉर्मल वाली लाइन। तो यहाँ पे देख लें ये एंगल बन रही है छोटी एंगल, तो इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब देखें जो रिफ्लेक्टेड रे आई है वो पैरेलल हो गई इस लाइन के, और इस लाइन का नाम था प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये होगा कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर में से क्रॉस होंगे, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्रॉस हो रही हो फोकस में से, वर्चुअल फोकस में से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि वो पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर थर्ड वही सेम होगा कि इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
अपीयर्स इट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका विजुअल फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रूल सेम ही होगा उसके जैसे हमने कॉनकेव के अंदर पढ़ा था बेटा कि यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही हो, जैसे कि अगर हम उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें और वो सी में से क्रॉस हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही इसकी नॉर्मल वाली लाइन होगी और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रही है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगी। तो जिस तरह से वो आई है उसी तरीके से वो वापस चली जाएगी। हम कहेंगे यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एंगल ताकि यहाँ पे 0 बन सके विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। अच्छा जी, अब आते हैं रूल नंबर 4। अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे स्ट्राइक करे, मिसाल के तौर पे अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करे या इंसिडेंट हो एट अ पोल ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस मिरर, तो ये हो गया फोकस और ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक होगी तो फिर से आप देख सकते हैं अब यहाँ पे नॉर्मल यही लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे भी आप रे को अगर देखें यहाँ पे भी डाइवर्ज ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बेटा जो बेसिक लॉज थे इमेज फॉर्मेशन के वो हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से नोट करें, ओके। तो यहाँ तक बेटा हमने इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स थे उसको हमने डिस्कस किया। अभी तक हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग और कॉनकेव को कन्वर्जिंग कंसीडर करते हैं। हमने उसको समझा बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब चलें इसको समराइज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉनकेव मिरर और बोर्ड की इस साइड पे इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स जो है उसको हम लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या था बेटा? सबसे पहला डिफरेंस ये था कि ये दोनों पार्ट्स थे होलोस्फीयर के, ये तो कॉमन पॉइंट बात होगी, लेकिन इसकी जो इनर कर्व्ड सरफेस था, इनर कर्व्ड सरफेस जो होलोस्फीयर का था उसको हमने कंसीडर किया एज अ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। और कॉन्वेक्स के अंदर हमने पढ़ा आउटर कर्व्ड सरफेस, आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। पहला डिफरेंस तो यही होगा इसके बीच में, ये इसको हम इसका आउटर लेयर रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, उसका इनर लेयर हम रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। दूसरी जो पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस थी वो था फोकस। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो वहां पे फोकस बन रहा था रियल फोकस, क्योंकि वहां पे रेस, अब आप इसको समझे, मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको समझाया बेटा कि इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इनर साइड इसकी जो हमने रिफ्लेक्टिंग बनाई तो क्या हो रहा था, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट में से क्रॉस हो रही थी, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस का। तो ये जो फोकस होगा ये कहलवाएगा रियल फोकस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, ये डाइवर्ज हो रही थी कुछ इस तरीके से, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये कॉमन पॉइंट में से क्रॉस हो रही थी। इसको हमने नाम दिया फोकस। लेकिन ये वाला जो फोकस होगा ये होगा वर्चुअल फोकस। दूसरी पॉइंट अगर हम लिखें यहाँ पे तो इसके ऊपर, तो ये क्योंकि रेस को आपस में मिला रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे यहाँ पे कन्वर्जिंग। तो इस वजह से इस मिरर का नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेस को डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है आपस से, तो हम कह सकते हैं इसको हम नाम देंगे डाइवर्जिंग मिरर। उसके साथ अगर हम इसकी फील्ड व्यू की बात करें, क्योंकि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पे कंबाइन हो रही है, तो हम कहेंगे इसका जो फील्ड व्यू होगा वो बहुत ही कम होगा, तो हम कंसीडर करेंगे नैरो फील्ड ऑफ व्यू।
और इसी वजह से इसके अंदर जो साइज बनेगी इमेज की, चले आगे चल के बात करेंगे, वो डिफरेंट साइज भी बन सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें इसका व्यू सबसे ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू कॉनकेव के, तो कॉन्वेक्स का जो फील्ड व्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। उसके बाद इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। बेसिकली इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है फोकसिंग, बेसिक जो इसका पर्पज है वो है फोकसिंग ऑफ अ लाइट, लाइट को फोकस करना। जहां पे भी हम इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर हम लाइट को फोकस करेंगे। और वाइड फील्ड ऑफ व्यू की वजह से इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी, या आप इसको सेफ्टी भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके यूजेज में पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको। तो ये इसका बेसिक जो था वो। अब आते हैं इमेज के बारे में हम बात करेंगे। कॉनकेव मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिखाई देगी उसकी साइज डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज की साइज जो है वो भी चेंज होती जाएगी। तो हम यहाँ पे कंसीडर लिखेंगे बेटा, साइज ऑफ इमेज डिपेंड ऑन दी, किस चीज पे डिपेंड करेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट मिरर। मिरर के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है ये चीज डिसाइड करेगी इमेज की साइज। अब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो लेकिन इमेज हमेशा, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखें, इसके अंदर इमेज की साइज हमेशा आपको छोटी दिखाई देगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे साइज ऑफ इमेज ऑलवेज क्या होगी, स्मॉलर। स्मॉलर किसके कंपैरिजन में, स्मॉलर एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की। यहाँ पे इमेज आपको किस तरीके से कौन से टाइप की मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी, यानी कि इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। तो यहाँ पे जो हम कॉनकेव मिरर की बात करें बेटा, इसके अंदर आपको इमेज मिलेगी रियल, और रियल इमेज हमेशा उल्टी इमेज होती है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। ये भी मिल सकती है। और एक स्पेशल केस भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको इमेज मिलेगी वर्चुअल, सीधी इमेज, जिसको हम कहेंगे इरेक्ट, या आप उसे कह सकते हैं अपराइट। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो इसमें आपको एक ही किस्म की इमेज मिलेगी जिसको हम कहेंगे वर्चुअल। तो ये होगी वर्चुअल, जिसको हम कहेंगे इरेक्ट या अपराइट। एक ही किस्म की ये आपको इमेज देगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त हो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और आप उसे बार बार कन्विंस करें कि भाई आपकी जो हाइट वो इतनी बड़ी है, 6-7 फुट के आप हैं, आप अपनी साइज को कम करें, तो उसके लिए वो काफी कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी साइज कम नहीं हो रही, हाइट कम नहीं हो रही। तो आप क्या करें, उसको उसके सामने ये मिरर रख दें, कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑटोमेटिकली जब वो उसके अंदर अपने आप को देखेगा तो उसकी साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका कोई दोस्त हो जिसकी साइज छोटी हो, कद बहुत छोटा हो ना, और वो डिफरेंट मेडिसिन ट्राई कर रहा है, जिम भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए, तो उसके पास आप सिंपल टिप ये लगाएं कि उसके पास लेके खरीद के दें आप उसको कॉनकेव मिरर, और उस कंडीशन में आप उसको खड़ा करें। कहाँ पे खड़ा करें, या तो आप उसको पोल और फोकस के बीच में खड़ा करें तो वहां पे इमेज उसको बड़ी दिखाई देगी, या फिर आप उसको जो है प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस उसके बीच में लेके जाएं, तो इस दोनों केसेस में आपको इसकी इमेज जो है वो बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ओके जी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की यूजेज की बात करूं, यूजेज, यहां तक आपको पता चल गया होगा कि यूजेज हम बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं वो है फोकसिंग ऑफ अ लाइट, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। यूजेज की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका यूज किया जाता है सबसे पहले शेविंग मिरर, और उसके साथ साथ मेकअप मिरर।
तो शेविंग मिरर या मेकअप मिरर आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप शेविंग मिरर की बात करें तो शेविंग मिरर इस्तेमाल करने का ये मकसद होता है कि आप जो इमेज है, छोटे छोटे हिस्से फेस के जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप क्लियर तरीके से देख सके, उसको फोकस कर सके। या मेकअप मिरर भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं, यानी कि फेस के अंदर जितने भी क्या कहते हैं स्मॉल व्यूज ऑफ पॉइंट है, उसको आप जूम करके देख सके, बड़ा करके देखें, इसलिए ताकि उसको आप फोकस कर सके। तो वहां पे आप मिरर इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर। इसका पहला यूजेज ये था। दूसरा यूजेज इसका किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस होती है जिसके जरिए आप जो हमसे बहुत ज्यादा दूर जो स्टार्स, जो प्लैनेट्स हैं, उनको आप करीब से देख सकते हैं, उसकी इमेज को बड़ा करके करीब से देख सकते हैं। तो वहां पे आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर जो मिरर इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो कॉनकेव मिरर होता है। तीसरा यूजेज इसका हेडलाइट। गाड़ियों के अंदर हेडलाइट लगी हुई होती है। अब लाइट जो हेडलाइट होती है वो इसलिए लगाई जाती है, इसके अंदर ये मिरर ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस रोशनी को आप एक जगह पे फोकस कर सके। ऐसा नहीं हो कि आप गाड़ी चलाते जाएं और लाइट जो हो वो ऊपर की तरफ जा रही हो, साइड में जा रही हो, ठीक है, तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक मिरर इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट या टॉर्च, या इसको आप कह सकते हैं सर्च लाइट, ठीक है, ये कॉमन नाउन आपने पढ़ा होगा। अच्छा, यूजेज नंबर 4, लास्ट जो इसका यूजेज है बेटा वो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट या जिसको आप कहते हैं ईएनटी डॉक्टर। तो अगर आपके दांत में कीड़ा वीड़ा लग जाए या दांत खराब हो जाए, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास भी एक मिरर होता है जो ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर, जिसकी वजह से वो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा होगा लेकिन उसकी साइज को वो बड़ा देख सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो मसला है उसको वो आसानी से चेक कर सकता है। अब आते हैं इसके यूजेज पे। अब देखिए इसका जो मेन फंक्शन था वो यही था, वो वाइड फील्ड ऑफ व्यू। और यहाँ पे मैंने लिखा था ये मॉनिटरिंग या सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी यूजेज की बात करें बेटा, तो इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है रेयर व्यू इन व्हीकल। गाड़ियों के अंदर ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम बने। और दूसरी वजह यह थी कि अगर आप ये मिरर इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर आपको जो इमेजेस दिखाई देगी वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। अब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी आपसे क्रॉस भी हो सकती है, सामने क्रॉस करेंगी, पीछे की तरफ होंगी, तो हम तो चाहेंगे पीछे की तरफ जितना भी व्यू है वो आपको क्लियर दिखाई दे और ऑब्जेक्ट की साइज भी कम हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा था बेटा इस मिरर के अंदर आगे चल के जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन जितनी भी व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप देखते हैं कि पीछे से जितनी दूर गाड़ी होगी वो उतनी कम साइज की दिखाई देगी और जितनी करीब होगी वो भी आपको पॉइंट साइज या ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं रेयर व्यू इन व्हीकल्स के अंदर। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ सेफ्टी, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, या रोड सेफ्टी। अब ज्यादातर आप देखें सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रैफिक या रोड सेफ्टी, ज्यादातर आपने देखा होगा एटीएम मशीन, मॉल, जहां पे भीड़ ज्यादा हो और जहां पे क्या कह सकते हैं चोरी चकारी के चांसेस ज्यादा हो। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हैं वहां पे छोटा मिरर लगा होता है, वो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर आप पीछे से जितनी भी चीजें हैं उसको क्रिस्टल क्लियर की तरह आप देख सकते हैं। यहाँ जो शॉपिंग मॉल होते हैं वहां पे भी ये मिरर लगाए जाते हैं ताकि वहां पे सिक्योरिटी की तरह वो यूज किए जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 सॉरी, हाँ, फर्स्ट ये हो गया रेयर व्यू इन व्हीकल, सेकंड सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रैफिक या रोड सेफ्टी। नंबर 3 बिल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। बिल्डिंग या कॉर्नर, स्पेल क्या होगी, कॉर्नर्स, ओके, ठीक है। बिल्डिंग्स और कॉर्नर्स, या इसे आप कह सकते हैं
ऑलवेज। ठीक है, तो जब भी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग, क्योंकि जो सामने बिल्डिंग बड़ी होती है ना, एक साइड एक बिल्डिंग यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, तो वहां पे ट्रंक्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, या इंटरसेक्शन एक ऐसे भी रोड होते हैं जो आपस में से क्रॉस हो रहे हैं, तो वहां पे भी ये छोटे छोटे मिरर लगाए जाते हैं ताकि वहां से गुजरने वाले जो उसके जो कोलिजन हो, जो इंटरेक्शन हो, उसको कम किया जाए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके ऊपर हमने बात की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।